नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं डिजी लॉकर के बारे में। चर्चा में क्यों है डिजी लॉकर? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डिजी लॉकर में अपने फोल्डर्स रखते होंगे, तो आपके क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं डिजी लॉकर को लेकर के? क्या ये सेफ है, नहीं है, किस प्रकार से इसमें और सुविधाएं ऐड होनी चाहिए, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज हम इसके बारे में बात कर लेंगे थोड़ा सा डिटेल में और साथ ही साथ जानेंगे दोबारा से चर्चा में क्यों है आखिर। देखिए, तो अभी हाल ही में जो सीबीएसई है, साथ ही साथ जो तमिलनाडु बोर्ड है, उसने 10th का रिजल्ट और साथ ही साथ जो आईसीएसई बोर्ड है उसने अपने 10th और 12th के रिजल्ट जो है वो जारी किए और कहा है कि अब बच्चे जो हैं वो क्या कर सकते हैं, डिजी लॉकर पर अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं और साथ ही साथ अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो अपना 10th का पूरा रिजल्ट आता है, उसको वहां पर सेव करके रख सकते हैं। तो इसीलिए वापस से चर्चा में आ गया है, ताकि यदि आपको अब रिजल्ट देखना है तो डिजी लॉकर पे जा करके आप अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हो। ऐसे हम क्या करते थे कि साइट होती थी, उस पर अपलोड होता था रिजल्ट, देन हम जा करके देखते थे। तो अब हमें ये सुविधा मिल रही है। ठीक, तो डिजी लॉकर दोबारा से इसीलिए चर्चा में आ गया है क्योंकि सीबीएसई ने क्या कह दिया है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्र डिजी लॉकर के माध्यम से भी अपना रिजल्ट अब देख सकते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हाल ही में एक फैसला लिया गया था, बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया था कि अब क्या किया जाएगा, जो 10th एंड 12th का जो रिजल्ट है उसमें अब मेरिट लिस्ट नहीं निकाली जाएगी। तो ये जो मेरिट लिस्ट निकलती थी, क्या करती थी, कई बार बहुत ज़्यादा ऐसे मतभेद क्रिएट हो जाते थे। बहुत बच्चे जो कुछ अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर में वो भी डिप्रेस्ड हो जाते थे, वो सोचते थे कि मेरे मार्क्स आते शायद मैं यहाँ पे होता। प्लस पेरेंट्स की जो प्रतिक्रियाएं होती थी बच्चों को लेकर कि देखो उसने इतना अच्छा, वो वही वाली बात हुई, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी, तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उनका फोटो आ रहा है, तुम थोड़ा और पढ़ लेते, हम कहते थे पूरा दिन खेलते रहते। तो इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है, सिनेरियो देखने को मिलता है। तो आपकी क्या राय है इसको लेकर के कि जो अभी निर्णय लिया गया है ये सीबीएसई बोर्ड इन सब के द्वारा कि अब 10th एंड 12th का जो भी रिजल्ट होगा उसका मेरिट लिस्ट नहीं निकाला जाएगा, वो कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा था छात्रों पर या क्या प्रभाव पड़ सकता है इन फ्यूचर में? ठीक है, और आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं मुझे ज़रूर बताना। तो ये तो रही इसके बारे में बात, चले देख लेते हैं। इसके बाद आईसीएसई बोर्ड है वो 10th एंड 12th का रिजल्ट इस पर निकालेगी। तमिलनाडु राज्य बोर्ड है वो अपना 12th का रिजल्ट डिजी बोर्ड पर देगी, आपके डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उस पर देगी। छात्रों के पास डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सत्यापित मार्कशीट प्राप्त करने का भी विकल्प होगा। तो उनकी जो भी मार्कशीट होंगी वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। चलिए बात कर लेते हैं अब हम थोड़ा सा डिजी लॉकर के बारे में। 2014 के बाद आपने देखा कि बहुत सारे परिवर्तन आए, साथ ही साथ वहां पर क्या हुआ कि हम देखते हैं कि डिजिटल इंडिया का जो कार्यक्रम था तभी से आप देखोगे सुचारू रूप से चल रहा था, पैराग्राफ चीजें बन रही थी, तो डिजिटल इंडिया की तरफ भारत ने ज्यादा मूव किया। ठीक, तो उसी में आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है जिसको हम नीति कहते हैं, इसकी एक प्रमुख पहल चलाई गई थी जिसका नाम रखा गया डिजी लॉकर। ठीक है, इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया, किसके तहत, हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत। मेक इंडिया जो आपका था ना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सारे प्रोग्राम्स के तहत बहुत सारी चीजें लाई गई थी। तो ये भी आपका 2015 में आया था। डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म का उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए एक ऐप के रूप में कार्य करता है। बेसिकली एक ऐप होता है जहां पर आप अपने, चाहे वो मार्कशीट हो, चाहे वो दस्तावेज हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ये सारे आप वहां पर सेफ रख सकते हो। इसका उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच आसानी से प्रदान करनी है और उनको डिजिटली सशक्तिकरण प्रदान करना है, सशक्त होना है, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। डिजी लॉकर सिस्टम में जारी किए गए दस्तावेजों को मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर ही माना जाता है। जब भी आप कोई फॉर्म भरते थे आपको बहुत सारी चीजें कैरी करके ले जानी पड़ती थी। ठीक है, बहुत सारे दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती थी। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो, इसमें क्या है, जो भी आपने दस्तावेज इसमें डाल रखे हैं, एक तो उनको मान्यता सेम आपके ओरिजिनल की तरह है, ओरिजिनल ही माने जाते हैं, और इससे आप आसानी से क्या है अटैच कर सकते हो। किसी भी आप फॉर्म फिलिंग करना है, कहीं भी आपको कुछ अप्लाई करना है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करोगे, अटैच करोगे एंड देन भेज दोगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें नागरिकों के लिए इसके क्या लाभ है।
तो महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कि कभी नहीं खोएंगे इस तरह से उपलब्ध रहेंगे। कई बार ऐसा होता था कि हमने इंपॉर्टेंट अपने डॉक्यूमेंट्स बैग में डाले, कहीं पर एग्जाम देने जा रहे हैं, डीवी कराने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी कराने जा रहे हैं। वैसे अगर कोई डीवी कराने जा रहा है और अपने डॉक्यूमेंट्स भूल रहा है तो फिर तो बात ही खैर अलग हो गई। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि हम कहीं जा रहे हैं, हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सबमिशन लेने जा रहे हैं कहीं और हमारा बैग छूट गया, हमारा बैग चोरी हो गया, हमारे बैग से निकल गए, तो वहां पर ये जो चीजें देखने को मिलती थी इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अभी क्या है कि आपके पास डिजिटली फॉर्म में आपके सारे डॉक्यूमेंट सेव हैं। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स आसानी से निकलवा सकते हो। ठीक है, तो इससे नागरिकों को बहुत ज्यादा सुविधा मिल गई, ये जो चोरी वगैरह होती है इन सारी चीजों से। नागरिक की सहमति से डिजिटल दस्तावेज का आदान प्रदान हो सकता है, अगर वो चाहे तो कर सकता है। तेजी से सेवा वितरण, सरकारी लाभ, रोजगार, वित्तीय समावेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सारी चीजों में आप इसका यूज कर सकते हो जहां पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाने हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसी भी प्रकार से। ठीक है, एजेंसियों को इससे क्या लाभ हुआ? अच्छा, जब ये आया तो कितनी एजेंसियां इसके साथ इन्वॉल्व हुई, उन्होंने इसके तहत क्या क्या कार्य किए? देखिए, अब इसके लिए क्या है, पासवर्ड चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, डेटाबेस चाहिए, बनाना है, उसको मेंटेन करके रखना है। तो ये सारी बहुत सारी एजेंसियां थी जो इसके साथ मिलकर के आई और उन्होंने कार्य किए। प्रशासनिक कार्य में कमी, इस कागज के उपयोग से जो सत्यापन प्रक्रिया है इसको कम करके प्रशासनिक कार्य में लगाने लगाने वाला जो समय था वो कम हो गया, और साथ ही साथ जो समय ज्यादा लग रहा था इन सारी चीजों में, लोग जाते थे, कार्य करते थे, उसमें कमी आई। बेसिकली लोगों को इससे लाभ हुआ। डिजिटल परिवर्तन, विश्वसनीय दस्तावेज जो है वो आसानी से प्रदान हो सकते थे। इसके माध्यम से उपलब्ध जानकारी दस्तावेजों को उसी समय सीधे जारीकर्ता एजेंसी से प्राप्त हो सकती थी। अब जैसे जारीकर्ता एजेंसी, जैसे मान लिया कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आना है, तो सीबीएसई है ना जारी कर रही है रिजल्ट, तो डायरेक्ट हमें वहां से हमारा रिजल्ट पता चल रहा है, डायरेक्ट हम वहां से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। रियल टाइम वेरिफिकेशन, सत्यापन भी आपको मिल रहा है। तो सरकारी एजेंसियों को व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के बाद सीधे जारीकर्ताओं के से डेटा सत्यापित करने में जो सक्षम है वो बनाता है और इंपॉर्टेंस मिलती है। आगे बात करें डिजी लॉकर का कितना इंपॉर्टेंस है और कितना ये सेफ है। तो डिजी लॉकर में जारी दस्तावेज पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपका यूजर नेम होता है और पासवर्ड दर्ज करना होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका एक आधार या फिर ओटीपी है वो भी यूज में आता है, तब जाकर के आप इसको ओपन कर सकते हो। सबसे पहले आपका यूजर आईडी होगा, उसका पासवर्ड क्रिएट करोगे, उसके लिए आपको अपना कुछ आइडेंटिफिकेशन में देना होगा, फिर ओटीपी आपके पास भेजा जाएगा, देन आप उसको प्रोसेस कर पाओगे। तो ये पूरी तरीके से सेफ हो जाता है। इसमें मल्टी फैक्टर प्रमाणीकरण, सहमति प्रमाणी, समयबद्ध लॉग आउट और सुरक्षा ऑडिट जैसे सुरक्षा उपाय किए गए हैं जो आप अपनी सेटिंग्स के थ्रू कर सकते हो। डिजी लॉकर डेटा को किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाता है। ये क्या है, किसी के साथ भी आपका जो पर्सनल डेटा है गवर्नमेंट शेयर नहीं करती है, ये सिर्फ आपके पास ही रहता है। अभी आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप ने कहा था इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में कि यदि मुझे डेटा लीक करने के लिए कहा जाएगा, जो कि डेटा लीक करना नहीं था, भारत की कुछ पॉलिसीज चेंज हुई थी जिस पर व्हाट्सएप फिट नहीं बैठ रहा था। पॉलिसीज क्या थी कि भारत चाहता था कि कई बार हमारे यहाँ फ्रॉड्स होते हैं, मैसेज बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को ट्रांसफर हो जाती है, मैसिव इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है, दंगे, गलत इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, भ्रामक जो विज्ञापन होते हैं वो सारी चले जाते हैं इन्हीं व्हाट्सएप के थ्रू। तो गवर्नमेंट का कहना था कि आप मुझे उनकी जानकारी दो जहां से पहली बार ट्रांसफर हुआ, यानी कि पहला वो व्यक्ति जिसने इस मैसेज को ट्रांसफर किया है और एंड में उसकी मुझे सिर्फ जानकारी चाहिए। तो व्हाट्सएप का कहना था कि ये जो मैसेजेस हैं हमारे, व्हाट्सएप लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं मैसेज, यानी कि उनके मैसेजेस जो मैं अगर आपको मैसेज भेज रही हूँ तो वो मैसेज सीधा व्हाट्सएप जो है वो भी नहीं पढ़ता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट इनक्रिप्टेड है, यानी कि मैंने आपको भेजा सिर्फ आप ही पढ़ सकते हो, आपने मुझे भेजा सिर्फ मैं पढ़ सकती हूँ। वो व्हाट्सएप भी उन मैसेज को खोल करके नहीं देख सकता है। तो व्हाट्सएप का कहना था कि जब मैं खुद नहीं उन मैसेजेस को खोल करके देख सकता हूँ तो मैं आपको कैसे अलाउ कर दूँ, या मैं किसी यूज़र या मेरा जो यूज़ कर रहा है मैं कैसे बता दूँ कि इस पर्सन ने पहले ये मैसेज भेजा था। भारत का जो नज़रिया था वो सुरक्षा से रिलेटेड था, दंगे होते थे उनको लेकर के था कि आप मुझे बताओ ताकि मैं उनके खिलाफ एक्शन ले सकूँ। तो अगर व्हाट्सएप को कहता है अगर मुझे प्रेशराइज किया जाएगा तो मैं इंडिया ही छोड़ करके चला जाऊँगा, फिर आपको अपना कुछ ऐप बिल्ड करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये मामला चल रहा था। वैसे ही क्या है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप सेव करके रख सकते हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका जो डेटा है वो कहीं जा सकता है या किसी से शेयर हो सकता है, वो सिर्फ सरकार और आपके मध्य ही रहता है। अंत में आप सभी के लिए प्रश्न है, प्रश्न देख लेते हैं।
डिजी लॉकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था। यह कागज के उपयोग और सत्यापन प्रक्रिया को कम करके प्रशासनिक कार्य में लगने वाले समय को कम करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो आप सभी कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा और आपकी जो भी राय रहती है मुझे जरूर कमेंट में बताया करिए। आप किस तरह से, किस फॉर्मेट में आपको कौन कौन से करंट अफेयर्स चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, आपके अकॉर्डिंग, यानी कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि मुझे ये एरिया ज़्यादा कवर करना चाहिए, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। तो किस टाइप के मुद्दे मुझे ज़्यादा उठाने चाहिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम इसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।